हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक लेसन चल रहा था जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम इसमें से पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आज पढ़ना है हमें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें से मैंने कवर करा दिया है आपको। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा देखते हैं क्या है। पहले आज हमको पढ़ना है चिकित्सा का चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP। इसका मतलब क्या है कि हम जैसे निषेचन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद गर्भ को हम नहीं चाहते कि वो बच्चा जन्म ले, अनचाहा गर्भ उसको बोलते हैं। उसको खत्म करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए एक चिकित्सीय तरीका अपनाया गया, एक टेक्निक डेवलप की गई जिसको बोलते हैं MTP। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्ण होने से पहले, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया। स्वैच्छिक यदि आप चाहें तो, मतलब जैसे 9 महीने का होता है गेस्टेशन पीरियड, अगर आप ह्यूमन बींग्स में बात करें तो लगभग 272 डे या फिर 9 महीने। कितनी है? 272 दिन या फिर 9 महीने के आसपास है। तो इससे पहले यदि आप इसे चाहें तो समाप्त करवा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी MTP यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन। यदि आप नष्ट कर देते हैं किसी भी ऐसे गर्भ को जिसे आप नहीं चाहते, उसकी गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, तो वह प्रक्रिया कहलाती है चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सामान्यतः इसे उत्प्रेरित भी कहते हैं। उत्प्रेरित का मतलब क्या हुआ कि जैसे भैया जब 9 महीने का समय पूरा होगा या फिर 272 दिन का समय पूरा होगा तो फिर डिलीवरी होगी, प्रसव होगा। तो उससे पहले आप क्या करेंगे? उसको बाहर आने के लिए, बॉडी से वजाइना के थ्रू पास आउट होने के लिए अपूर्ण रूप से, जबकि आप ये जानते हैं कि उसका विकास नहीं हुआ, अभी उसको नष्ट किया जा सकता है, तो उसे प्रेरित करेंगे ना। चाहे आप दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, वो पिल्स का इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन लेंगे या फिर MTP का सहारा लेंगे, कुछ भी करेंगे तो प्रेरित करेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंड्यूज अबॉर्शन यानी प्रेरित गर्भपात। विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए MTP की अहम भूमिका है, मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसका कारण क्या है कि लगभग प्रति वर्ष 4 से 5 करोड़ लोग MTP कराते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग MTP यानी इतने लोग ऐसे हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सहारा लेते हैं। ये कुल सगर्भता का, कुल प्रेगनेंसी का कितना है? 1/5। अगर मैं आंकड़ा लगाऊं तो अगर 4 से 5 लोग कराते हैं, 4 से 5 करोड़ लोग कराते हैं, मैं 5 करोड़ मानता हूं, और ये कुल सगर्भता का लगभग 1/5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 करोड़। यानी पर साल जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी, सगर्भता कितनी होती है? 25 करोड़ सगर्भता के केसेस आते हैं। विश्व के कई देशों में इस विधि को कानूनी भी बनाया या नहीं, इस पर बहस है, क्योंकि इसे नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विषय से जुड़े हुए हैं। मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जो इस पर कानून भी बनाना चाहते हैं या बना भी चुके हैं। जैसे मैं भारत देश की अगर बात करूं तो सरकार ने 1991 में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कानूनी स्वीकृति प्रदान की है। मतलब सरकार ने एक कानून बना दिया है जिसके अंतर्गत ये 2 तरीकों से कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। जैसे मादा भ्रूण हत्या यदि आप इसके थ्रू करते हैं तो ये उसके लिए अवैध माना जाएगा, इस रोकना। और स्त्री पुरुषों के लिंगानुपात का कम होना, जिससे स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात कम होता जा रहा है कानूनी स्वीकृति के बाद। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया कि पहले भ्रूणलिंग जांच करवाई, ठीक है, मान लीजिए नष्ट करने से पहले उन्होंने क्या किया कि भ्रूणलिंग जांच करवाई और पता चला कि ये लड़की है, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया? गर्भपात करा दिया। पता चला ये लड़का है तो गर्भपात नहीं कराया। तो इससे क्या हुआ, जब लड़की पता चली और उसने गर्भपात करा दिया तो जो समाज है, जो सोसाइटी है, या फिर जो
लिंगानुपात है वो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, यही कारण था सबसे मेन। अब उलबेधन एमिनोसेंटेसिस, ये क्या है? इस तकनीकी के द्वारा भ्रूण की लिंग जांच की जाती है। यह तकनीकी जन्म से पूर्व भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग तथा आनुवांशिक संरचना ज्ञात करने में सहायक है। अब लोगों ने क्या किया कि इसका बहुत अधिक दुरुपयोग किया। जो कन्या भ्रूण हत्या है वो इसी की देन है। अब लोगों ने इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया, सिर्फ लिंग पर ध्यान दिया। ये पता करना चाहा कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की, बाकी स्वास्थ्य एवं आनुवांशिक पे इनका ध्यान नहीं दिया। तो सरकार ने क्या किया कि इसको रोकने के लिए सरकारी कानून बना दिया कि जो भी डॉक्टर भ्रूण लिंग जांच करता हुआ पाया जाएगा उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, क्योंकि केवल लिंग से इसको जोड़ दिया लोगों ने। सिर्फ ये पता करना है, उसके स्वास्थ्य से, उसकी आनुवांशिक संरचना से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये पता करना है कि वो लड़की है या फिर लड़का। अगर लड़की है तो उसको गर्भपात करा के मारा जा सके। ठीक है। परिवर्धित माता भ्रूण के उपद्रव निकालते हैं। क्या करते हैं कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है वो 3-4 लेयर्स एमनियन कोरियन से बंद होता है और फिर उसमें एक द्रव भरा होता है जिसको एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। तो एमनियोटिक द्रव्य को एक सुई के थ्रू निकाल लेते हैं और फिर उनका अध्ययन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उसमें जो कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ये पता करेंगे। और अगर गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए उनको 44 + XX मिल गया तो लड़की है, 44 + XY मिल गया तो लड़का है। नमूने को निकाला जाता है। द्रव में उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं से गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उसमें उपस्थित रोगों का अध्ययन किया जाता है, ताकि ये भी पता चल सके कि वो बच्चा किसी जन्मजात रोग से ग्रसित तो नहीं है, और यदि है तो जन्मजात ठीक ना होने वाला रोग और गर्भाधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का चिकित्सीय सगर्भता समापन भी करा दिया जाता है। अगर ठीक हो सकता है जन्म लेने के बाद तो ठीक है, और यदि कोई ऐसा रोग है जिसका समापन नहीं हो सकता तो MTP करा के उसको वही नष्ट कर दो, क्योंकि समस्या जन्म ही नहीं लेगी तो विकराल रूप कहाँ से आएगा। इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग पहचान के लिए भी किया जाता है और कानूनी है, गैर कानूनी है। भ्रूण के मादा होने का पता चलने पर अक्सर क्या करा दिया जाता है? गर्भपात। यह एक दंडनीय अपराध है। कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। ये देख सकते हैं आप, ये गर्भाशयी भित्ति, ये उल्ब गुहा, मतलब ये एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जनरली, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है यूट्रस का। ये वजाइनल ओपनिंग है अगर आप देखें तो। ये वजाइनल ओपनिंग है। तो ये जो गर्भपात, अब क्या करते हैं कि ये कई सारे लेयर से घिरा हुआ है बच्चा ऐसे। अब क्या किया कि ये जो बच्चा कई सारे लेयर से घिरा हुआ था, उसको क्या किया? इसको बाहर निकाल लिया। कहाँ निकाल लिया? ये तो नाभि हो गई, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। ठीक, इसको बाहर निकाल लिया। इसमें जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव को कहाँ निकाल लिया? बाहर, सुई के थ्रू। उल्ब द्रव से उल्ब द्रव को निकालते हुए, यानी ये अपरा यानी प्लेसेंटा, अब निकाल के उसका अध्ययन करेंगे और फिर ये बता देंगे कि वो जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है वो नर है अथवा माता, लड़का है अथवा लड़की। अगले देखो, यौन संचारित रोग, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो, वह रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। यहाँ पर एक शब्द और लिखना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध। यदि कंडोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संचारित होते हैं। ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग यानी STD कहलाते हैं।
इन्हें रजित रोग यानी विजनरल डिजीज यानी वीडी भी कहा जाता है। ये रोग किसी भी प्रकार से लैंगिक संबंध योनि, गुदा, मुख मैथुन द्वारा फैलते। तीन ही सोर्स हैं, चाहे वो वजाइनल सेक्स हो गया, चाहे एनल सेक्स हो गया, चाहे ओरल सेक्स हो गया। ठीक है। इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने पर होती है। अगर आप कई सारे लोगों से यौन संबंध रखते हैं तो ये रोग आपको हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों में इंटरचेंज होता रहता है ना। यौन संबंधित कुछ प्रमुख रोग दिए गए हैं, जिसमें पहला रोग क्या है ये देखिए, उपदंश, जिसको बोलते हैं सिफिलिस। यह रोग एक किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है ये रोग। अब कैसे फैलता है ये देखते हैं। लक्षण क्या है इसके, सबसे पहले ये जानो। इसका प्रमुख माध्यम वाह जन्नांग, जन्नांगों में घाव, रोम पुटिकाएं, जिसको बोलते हैं हियर फॉलिकल्स या खरोच आदि है। उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है। कैसा घाव बन जाता है? बैगनी सा वृत्ताकार। शरीर के ग्रसनी, मलाशय तथा होठों की श्लेष्मा में भी ऐसा संक्रमण होता है। ग्रसनी में यानी जिससे आप भोजन, और मलाशय और होठ, तीनों में भी ऐसा जो संक्रमण है वो फैल जाता है। लगभग 2 से 6 सप्ताह के बाद घाव ठीक हो जाता है और कुछ सप्ताह पश्चात त्वचा पर रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र के अंगों में, कौन से अंग? तो रुधिर परिसंचरण, और दूसरा जो अंग है उसे तंत्रिका तंत्र के अंग, तंत्रिका तंत्र के अंग में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती हैं। रुधिर और त्वचा के अंगों में, रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से बनी गिल्टियां बनने लगती हैं। इससे अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्राव और क्या क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा पक्षाघात, पागलपन आदि हो सकता है। और अगर गर्भवती स्त्रियों की बात करें तो यह रोग भ्रूण के लिए भी घातक होता है। उपचार, इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये रोग, ये तो आपको जो दिखाया गया ये रोग है उपदंश, यानी जिसको सिफिलिस बोलते हैं। ट्रिपोनिमा पैलिडम से फैलता है। बैक्टीरिया का नाम ट्रिपोनिमा पैलिडम। लक्षण क्या क्या है आपको बताए गए, और उसके बाद क्या है इसका ट्रीटमेंट, मतलब कैसे इसको आप चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं। कौन से डॉक्टर से मिलिए और वो आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। सुजाक, जिसको क्या बोलते हैं? गोनोरिया। यह रोग किसे होता है? उस बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरी। ये उस बैक्टीरिया का नाम है, मतलब ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसे बोलते हैं नेसेरिया गोनोरी। इस जीवाणु से फैलता है। रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते, सब अंदर इंटरनली दिखाएगा। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? पहले ये देखो लक्षण क्या है। लक्षण क्या है? इस रोग का संक्रमण स्त्रियों तथा पुरुषों में मूत्र मार्ग, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा में रहता है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन, यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होगी। सूजन, सिस यानी पेनिस के सिरे पर पीले हरे रंग का स्त्रावण होता है। जीवाणु संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा ही होता है और कोई इसका माध्यम नहीं है। सही समय पर उपचार होने पर यह प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवृषण तक फैल जाता है और इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन हो जाता है। जबकि स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इन जीवाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का जो कार्य है वो स्त्रियां ही करती हैं, वाहक हैं। जीवाणु जनित रोग होने के कारण इसका उपचार भी पेनिसिलिन के द्वारा, यानी जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं सबके लिए मोस्टली पेनिसिलिन का ही यूज किया जाएगा। तो ये दूसरा रोग था। अब तीसरा देखते हैं क्या है। जननांगों की हर्पिस, जिसको बोलते हैं जेनाइटल हर्पिस। ये वायरल डिजीज है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो जेनाइटल हर्पिस है ये वायरल डिजीज है, और इससे पहले जो 2 डिजीज आपको बताई गई वो बैक्टीरियल डिजीज थी, मतलब बैक्टीरिया से होती थी। जनित रोग है जो हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु सेकंड और HSV सेकंड से होता है।
लक्षण क्या है इसके, ये देखो, इस रोग में जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव, योनि तथा मूत्र मार्ग से पानी निकलता है। 4-5 लक्षण हैं। जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव तथा मूत्र, योनि व मूत्र मार्ग से क्या निकलता है, वजाइनल और यूरिथ्रा से दोनों में वाटरी लिक्विड आएगा। उसके बाद में स्वेलिंग, पेन और उसमें इचिंग, बर्निंग, ये सारी प्रोसेस होंगी। आदि लक्षण दिखाई देते हैं। HSV फर्स्ट के संक्रमण को चेहरे व मुंह पर घाव हो जाता है, ये भी एक सिम्टम है। इस रोग में संक्रमित स्थान पर अत्यधिक दर्द होता है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये देखो, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। रोगी को एसाइटोक्लोविर, जिसको बोलते हैं एसाइटोक्लोविर नामक दवा का उपयोग, दवा से लाभ होता है। इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयाँ, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संभोग के प्रति संयम रखना चाहिए, मतलब आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ये रोग ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दूसरा डिजीज था, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, जननांगों के मस्से यानी जेनाइटल वार्ड्स। यह रोग मानव में पोपिलीमा विषाणु, जिसको पोपिलीमा वायरस बोलते हैं, HPV के संक्रमण से होता है। लक्षण क्या है, संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों में योनि एवं ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं, जो बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। उपचार, इसका उपचार लेजर सर्जरी या फिर इंटरफेरान नामक दवा द्वारा किया जाता है। इंटरफेरान और दूसरा इसका क्या है, लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी भी की जा सकती है और दूसरा इंटरफेरान नामक दवाई द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। ये क्या है, जेनाइटल वार्ड्स, यानी इसको बोलते हैं जननांगों के मस्से। आगे देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। यह रोग किसे होता है, रेट्रोवायरस से होता है। श्रेणी के विषाणु के संक्रमण से फैलता है। लक्षण क्या है, विषाणु का नाम मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। इसके फुल फॉर्म को, HIV का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म, ये दोनों आपको याद रखने हैं। हो सकता है 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभार। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो पहला फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है HIV का, दूसरा ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का। अब क्या है कि रोग शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर फैलता है। जब वायरल का लिक्विड फॉर्म आपको मिलेगा तब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर भी इसे यौन संचारित रोग के साथ रखते हैं, क्योंकि यौन संपर्क दो व्यक्तियों के शरीर तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर सबसे प्रचलित माध्यम है। तरल पदार्थ का जब टच होगा, आपके बॉडी का जो पसीना वगैरह है, यदि किसी व्यक्ति से टच होता तो ये डिजीज आपको होना स्वाभाविक है, हो सकती है। अब इसका उपचार क्या है, लक्षण देखो पहले क्या है। इस रोग से संक्रमण से रोगी में प्रतिरक्षण क्षमता, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी भी वीक तो रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म, फिर और सारे रोग आपको घेरेंगे। उपचार क्या है, इस रोग से बचाव ही सर्वाधिक उपयुक्त उपाय। बचिए, थोड़ा
लोगों से दूर रहिए। देशों में इसके संभावित उपचार की व्यापक प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके टीके के भी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक पूर्णतया सफल औषधि प्राप्त नहीं की जा सकी है। अनेक संस्था जैसे भारतीय औषधि अनुसंधान ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च के राष्ट्रीय एड्स संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में, द्वारा निर्मित TGAACO9 चीन में निर्मित SH आदि कुछ औषधियां इस रोग के लिए तैयार की जा रही हैं, जिसका नाम है HIV। अब राष्ट्रीय एड्स संस्थान कहां पर स्थित है? पुणे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या है, यौन संचालित रोगों की रोकथाम व उपचार, कैसे रोकेंगे और कैसे उपचार करेंगे, ये भी बात आपको देखनी चाहिए ध्यान से। यौन संचालित रोगों से रोकथाम और उपचार कैसे रोकेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? अनजान व अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। पहला सबसे पॉइंट वाली बात, अनजान व फिर अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा, मनुष्य के मैथुन समय अवरोध विधियां जैसे कंडोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, सदैव निर्जमीकृत या फिर रोगाणु रहित सुई व सिरिंज का उपयोग कीजिए। मतलब स्टेराइल, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करिए, जैसे कभी कभार क्या होता है, एक व्यक्ति के एक निडल से एक ही व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है भैया कि वो स्टेराइल करने में प्लास्टिक की निडल है वो मतलब टूट जाएगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, स्टेराइल करने का जमाना बहुत पहले था, चला गया। अब क्या करते हैं, ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल्स करते हैं ताकि लोगों से एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर ना हो जाए। नशीली दवाइयों के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए, एक और इसका महत्वपूर्ण बात है। आगे देखो, लोगों को यौन व लैंगिक संचालित संबंध से जागरूक बनाना चाहिए। आगे क्या है, जनन अंगों तथा पथ में किसी असमान लक्षण जैसे जलन, सूजन, घाव STD के संकेत हो सकते हैं, इसलिए तत्काल अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञ से उपचारित कराना चाहिए। तत्काल आप किसी अनुभवी यौन रोग विशेषज्ञ से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। बंधता, जिसको बांझपन बोला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्त्री जो गर्भ धारण करने में या फिर बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है। विश्व में अनेकों दंपत्ति बंध हैं, अर्थात संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना इसका सबसे मुख्य कारण है। ठीक है, मतलब वो प्रयास तो करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, उसमें बंधता या बांझपन कहलाता है। बंधता स्त्री व पुरुष दोनों में भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल में ही हो सकता है या फीमेल में होता है, दोनों में हो सकता है। कुछ के कारण, इसका कारण जन्मजात शारीरिक प्रतिरक्षात्मक रोगजन या फिर मनोवैज्ञानिक हो सकता है। पुरुषों में या शुक्राणु जनन की दर में कमी, यानी जो पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण होने की जो प्रोसेस है उसमें अगर कमी आ गई तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, अगर शुक्राणु नहीं बनेंगे तो फिर वो बंधता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। या शुक्राणुओं की सक्रियता में कमी का कारण स्त्रियों में यह अनियमित अंडोत्सर्ग, फीमेल में ओव्यूलेशन टाइम पे ना होना, जनन पथ का अवरोध, अंडवाहिनी में रचनात्मक त्रुटि, मतलब अंडाणु सही से विकसित या फिर बन नहीं रहे हों, और गर्भाशय में भ्रूण रोपण का ना होना अथवा गर्भाशय ग्रीवा में दोष के कारण होना। मतलब बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए हैं, यानी अंतारोपण ना हो पाए, अंडाणु का निर्माण ना हो, शुक्राणु का निर्माण ना हो, यही सब कारण है इस रोग के, बंधता के। बंधता के निवारण के लिए चिकित्सालयों में विशिष्ट संभाग की व्यवस्था की जा रही है। इसे बंधता चिकित्सालय कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं इसको, IVF
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराइए, इनका प्रयोग करके इन ऐसे दंपतियों को संतानोत्पत्ति कराते हैं। देखो क्या है, इनमें कुछ रोगों का उपचार करके दंपतियों को स्वस्थ शिशु जन्म कराने में सहायता की जाती है। कुछ लोगों का उपचार करेंगे और उनको फिर थोड़ा हेल्प करेंगे तो वो बच्चे को जन्म दे पाने में सक्षम होंगे। यद्यपि कुछ रोगों का निवारण संभव नहीं हो पाता। इस अवस्था में दंपति को उत्कृष्ट तकनीक की सहायता की जाती है। इन तकनीकों को सहायक जन्म, और जिस तकनीक का मतलब जिनमें बहुत ही रेयर केस में संभव ही नहीं है, उनमें क्या करते हैं, कई सारी सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और ART कहते हैं, ये निम्नलिखित हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति, शुक्राणुसेचन जिसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, व फिर बोलते हैं IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनाइजेशन। इस विधि का उपयोग स्त्रियों में किया जाता है जिससे पति के वीर्य से शुक्राणु कम होते हैं। शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं, यानी यह कम हो और चाहे कम सक्रिय हो, दोनों कंडीशन में। इस अवस्था में प्रयोगशाला में पति के वीर्य यानी शुक्राणु को कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में यानी गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। कृत्रिम शुक्राणु सेचन, इसको बोलते हैं कृत्रिम शुक्राणु सेचन, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणु को अंडाशय तक पहुंचाना, यानी अंडाणुओं को तक मिलवाना, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, क्या कहलाती है, कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन टेक्निक्स, AIT कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्या है, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। भैया इसका फुल फॉर्म, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों का पूरा नाम ZIFT और दूसरा GIFT, मैं इधर लिख दूं। इसको बोलते हैं ZIFT, इसको बोलते हैं GIFT, ठीक। इसको बोलते हैं गिफ्ट और इसको बोलते हैं जिफ्ट। तो कभी कभी क्या करता है, इन दोनों का पूरा नाम आपसे लिखने के लिए कह सकता है, पूरा नाम लिखिए, या फिर इनके बारे में भी पूछ सकता है। काफी हाईलाइट टॉपिक है ये, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। जाइगोट जिफ्ट बोलते हैं ना इसको। प्रयोगशाला में निषेचित किए गए युग्मनज को 24 घंटे के भीतर 8 कोरक पुटी की अवस्था में स्त्री की अंडवाहिनी में लैप्रोस्कोप द्वारा अग्रिम परिवर्धन के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या करते हैं कि ये बाहर ही निषेचन करवाते हैं और निषेचन करवाने के बाद 24 घंटे के अंदर निषेचन हो गया, और निषेचन होने के बाद 24 घंटे के अंदर उस जाइगोट को उठाकर, जब वो 8 सेल तक का हो जाएगा, कि पहले डिवाइड होगा तो 2, 1 से कितना हुआ 2 से कितने हुए 4, और 4 से कितने हो गए 8। हाँ, जब ये 8 सेल का हो जाएगा, कितने सेल का हो जाएगा 8, A B C और ये D, जब ये 8 सेल का हो जाएगा तो इसको उठाकर अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं लैप्रोस्कोप के द्वारा। यह जो विधि है कहलाती है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का मतलब होता है युग्मक, जाइगोट का क्या मतलब होता है युग्मनज, ठीक। तो इसको बोलते हैं जिफ्ट। अब गिफ्ट किसे बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जो अंडाणु नहीं बना सकती परंतु निषेचन और आगे के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं। इसमें एक दाता स्त्री से अंडाणु को लाकर स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित करते। ऐसी महिलाएं जिनमें अंडाणु नहीं बनते, उनमें क्या करते हैं, उनकी फैलोपियन ट्यूब में किसी दूसरे महिला का अंडाणु लाकर रख दिया, इधर से शुक्राणु इंटर किए, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में जाइगोट बन गया, फिर उसका विकास होकर भ्रूण में परिवर्तित हो गया। ये आपकी कहलाती है गिफ्ट, क्योंकि इसमें गैमेट ट्रांसफर होता है और इसमें जाइगोट ट्रांसफर होता है बस।
अंतःपात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए है, सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता। अतः अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में ही किया जाता है। मतलब जिनमें निषेचन नहीं हो सकता उनमें क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमारा क्या पड़ा हुआ है, अंडाणु। ठीक, अंडाणु पड़ा हुआ है और इसको किससे मिला दिया हमने, शुक्राणु से। अब अंडाणु शुक्राणु को हमने किसमें मिला दिया, टेस्ट ट्यूब। ठीक, हाँ, प्रयोगशाला में किया था। निषेचित अंडे को 32 कोशिका अवस्था में माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, यानी फिर से उठाकर उसके गर्भ में रख दिया जाएगा और गर्भवती पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। इस विधि को अंतःपात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पूर्ण अवस्था या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर ET, इस तकनीक को परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने बोला था टेस्ट ट्यूब। ठीक, परपोषी मातृत्व सैरोगेट मां क्या होती है, ये देखो। सैरोगेट मां क्या होती है, इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर एक अन्य स्त्री यानी धात्रेय मां में आरोपित कर दिया जाता है। धात्रेय मां में यह भ्रूण जन्म तक अथवा अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित होता रहता है। मतलब क्या हुआ कि निषेचन उसेचन सब भैया एक, मतलब दो महिलाएं हैं, ए और एक क्या है, बी। शुक्राणु और अंडाणु इसकी बॉडी में ही मिले। ठीक, सारी प्रक्रियाएं, आप शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले, निषेचन हो गया, निषेचन के होने के बाद में जाइगोट बन गया, गैस्टुला मारुला ब्लास्टुला, ये सारी प्रक्रियाएं इसी में हो रही हैं। ठीक, अब क्या किया गया कि इसकी बॉडी से इसको निकाला गया और जब ये विकास की अवस्था में था उसमें रख दिया गया, उसके गर्भाशय में, किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में रख दिया कि विकास वहां हो रहा है, निषेचन यहां हुआ, विकास वहां हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो आरोपित कर दें और उसके बाद जब समय पूर्ण हो तो प्रसव हो जाए, और अगर जब तक चाहें अस्थायी रूप से निश्चित समय तक वर्धित किया जा सकता है। जब तक पूरा नहीं होता, गर्भावधि पूरी नहीं होती, तब तक विकास आप चाहें तो उसमें करा सकते हैं। उसके बाद सामान्य प्रसव के बाद उसका जन्म हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ कहानी। मुझे लगता है ये लेसन भी समाप्त हुआ। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन बनाया मैंने आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद।